नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पारंपरिक वैदिक की कुछ खास विशेषताएं होती है। अगर ऐसा न होता तो जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी थी तो रावण कुल के वैद्य को यानी कि सुसेन जी को बुलाना न पड़ता और उन पे भरोसा न किया जाता। तो वैद्य की वो परंपरा है जो कुल खानदान से चलती है और कुछ उसमें खास विशेषताएं होती हैं। वेशक जो वैद्य की पढ़ रहे हैं, पढ़ी लिखी वैद्य की अलग होती है और जो एक पारंपरिक चली आती है उसकी कुछ खास विशेषताएं होती हैं। और उसी से जुड़े आज भी हमारे जो वैद्य बैठे हुए हैं, वैद्य लक्ष्मण दास सतन भारद्वाज, इनकी डंका आज भारत में ही नहीं विदेशों में भी बजती है। कई फ़ोन हमारे पास आते हैं और सब मिलना चाहते हैं कि वैद्य जी हमारे पास ये रोग है, इसका निदान क्या है। लेकिन वही बात होती है कि आप नाड़ी विशेषज्ञ हैं और नाड़ी देखने के बाद ही आप बताते हैं कि आपको इस दवा की ज़रूरत है और आप इस तरह से आप ठीक हो जाएंगे। ये तो रही आपसे जुड़ी बातें, लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो है पपीता, जिसे हम पपाया के नाम से भी जानते हैं। पपीते का पांचांग, पांचांग मतलब उसका पत्ता, उसकी तना, उसका दूध, उसका फल और जड़ किन कामों में आता है। क्या ये आयुर्वेद के अलावा तांत्रिक विधियों के लिए भी उपयोग किया जाता है, ये जानना आज महत्वपूर्ण है। वैद्य जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और पपीते के बारे में आज हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि पपीता हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है और किस तरह से आपने इसका प्रयोग किया है जो अन्य वैद्यों से आपको अलग करता है। देखिए, पपीता वो फल है जो कि मृत्यु के मुंह से भी प्राणी को बचाता है। ये गुण पपीते के अंदर है जी। अब जैसे जितने आप पपीते खाते हैं ये मसाले से पकाए जाते हैं। जी जी। पेड़ के पके हुए पपीते के गुण लग गए, मसाले से पकाए जाते हैं इसके गुण लग गए। इसमें बहुत फर्क है। अब जिसकी पाचन शक्ति कमज़ोर है उसके लिए उसका भोजन पपीता है, और जिसको हुक बर्म होते हैं उसका इलाज भी पपीता है, जिसका फैटी लीवर है उसका उपचार भी पपीते से है, जिसकी किडनी स्लीग हो गई है, डायलिस हो रहा है, वो पपीते से छूट जाता है। यानी पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को काटने के लिए पपीता अमृत है। अब किसी के प्लेटलेट कम हो गए तो हमें पपीते की जरूरत नहीं, इसके पत्तों की ज़रूरत है। जी जी। किसी का बुखार नहीं उतर रहा है तो उसमें पत्तों की ज़रूरत है। तो रोग के अनुसार कौन सा अंग किस टाइम कैसे प्रयोग करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी। अब फर्ज किया कि किसी का खून बनना बंद हो गया, हम एक पत्ता पपीते का लेके छोटे छोटे टुकड़े करके मिट्टी के बर्तन में 1 लीटर पानी में एक पत्ते को उबालेंगे। 1 लीटर का पानी जब हमारा पत्ते उबल के 200 ग्राम पानी रहेगा, नीचे उतार लें। अब नीचे उतार के जब उसका 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर रह गया तो उसको छान करके गिलास में डालें और उसमें 2 चम्मच शहद मिला दें। अब उस रोगी को दें जिसको पानी पीते उल्टी आ जाती, वो भी बंद होगी। जिसको पेशाब नहीं खुल के आता था उसका पेशाब खुल के आना शुरू हो गया। अब इसके लेने से टट्टी भी खुल के आएगी। पत्ता ही इतना काम कर देता है। जी जी। अब फर्ज किया कि आपको आँखों में भारीपन आ रहा है, आँखें खोलने में तकलीफ हो रही है, तो आप पपीते को काट करके, छोटा पपीता चाहिए उसमें, कच्चा कच्चा, जी जी। और उस पपीते के अंदर थोड़ी सी फटकरी डाल दें और उसको
आँखों में सरसों का तेल लगा दें, चाहे गाय का घी लगा दें, ऐसे आंखें बंद करके उसके ऊपर रख के और कपड़े से बांध के आप 2 घंटे तक आराम कीजिए। मतलब ना उसकी सिकाई करनी है ना कुछ करनी है कुछ इससे? नहीं करना। अच्छा। अब जो उसके अंदर फटकरी डाली है वो उसके गर्माश बढ़ाएगी। अब उसका जो दूध था अंदर से वो फटकरी ने चूस लिया, और वो फटकरी जो आँखों के ऊपर गिरेगी वो अंदर से आँखों को ऐसे खींचेगी जैसे सिकुड़ी हुई रबड़ को थोड़ी सी गर्मी लगने के बाद वो फैल जाती है, ऐसे आँखों की नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगी। ना आँख दबेगी ना आँख फैलेगी, जो उसके नॉर्मल पोजीशन है उसमें आ जाएगी। जी जी। उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 घंटे का टाइम है। और जिसकी आँखें इतनी लाल हैं जैसे खून चो रहा है ऐसे हैं, तो उसको भी यही ठीक करेगी। कितनी बार लगाना पड़ता है ये? ऐसे तो 3 दिन लगाता हूँ मैं, और ज़्यादा लग जाए नुकसान नहीं है। ख़त्म तो रोक कर 24 घंटे में कर देता है। अच्छा, सुबह शाम दोनों लगाना हाँ। पड़ता है या एक बार? 2 बार, सुबह शाम। अच्छा, एक सवाल है, जब पपीते को हम कट करते हैं हाँ तो कटे हुए भाग से दूध आने लगता है, तो अगर हम उसी तरह से अगर आँख पे लगाते हैं नहीं, तो क्या नुकसान। खुजली नहीं होगी उस पर? खुजली होती है और चमड़ी फट जाती है। हाँ, तो कैसे लगाया जाए उसको? जैसे काटा हमने, दूध को उसको साफ कर दिया हमने जो बाहर से। कपड़े से सुखा के, चाहे जैसे भी कपड़े से लगा? कपड़े से करो, चाहे आप कागज से करो, किसी भी चीज़ से कर दो, चाहे रुई से कर दो। फिर उसके अंदर फटकरी डाल करके। फिटकरी की मात्रा क्या होती है, कितना होती है? अब छोटा जितना आँख पे ऊपर आएगा उतना लेना हमने, पपीते ज़्यादा बड़े तो लेना नहीं है। हाँ, छोटी वो वाली। खोल भर देना है उसका। अच्छा, पूरी भर देना है? हाँ, तब उसके ऊपर रखना है उसको। अब वो खोल अंदर से फटकरी उसको चूसेगी और फटकरी के द्वारा आँख के चमड़ी के द्वारा पर्दे तक उसका असर जाएगा। जिसको आँखों में मोतियाबिंद बनने लगा वो भी कट जाएगा। जिसकी आँखों में रतौंधिया है, रात को दिखता नहीं है, वो भी इससे कट जाता है। परंतु इसमें है कि पेड़ से तोड़ने के घंटे 1.5 घंटे के अंदर काम हो जाना चाहिए, इस्तेमाल हो जाना चाहिए। हाँ। एक सवाल और है, फिटकरी अगर हम आँख पे लेते हैं खोल के साथ, और थोड़ी सी भी अगर आँख खुल जाती है तो फिटकरी बड़ी तेज आँख लगती है? खुलेगी नहीं। बड़ी तेज लगती है वो? नहीं लगती तो है, जब उसको करते हैं तो ऐसे करके आँख के ऊपर आ जाती है, आँख खुलती नहीं है, तभी तो प्रेशर दिया जाता है उससे। या क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई कॉटन या पतला कपड़ा रख लें या फिर उसके बाद रखें? उसका असर नहीं इतना होगा। मतलब डायरेक्ट ही चाहिए? हाँ, इसमें चमड़ी के ऊपर चाहिए। चमड़ी के ऊपर चाहिए। जी 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 जी। अब किसी को इतनी भयंकर कब्ज है कि अनीमा लेने के बाद भी उसका पेट नहीं खुल रहा है, तो आप पके हुआ पपीते को छोटे छोटे पीस करके काट लें, उसके अंदर काला नमक, काली मिर्च, अजवाइन, 3 चीज़ें। पके पपीते को? हाँ, पीस करके उस पर थोड़ी सी डाल दें। अब 5-4 बूंद उसके ऊपर नींबू की डाल दें। अब वो पपीता उसको खाने को दें। अब अच्छी तरह चबा चबा के खाएं, तो उससे खाने से अंदर से लीवर के ऊपर जो काई थी वो उतर गई। अब पैंक्री ने इंसुलिन बनाना शुरू कर दी, जी जी। और पित्ते में जो तेजाब बढ़ा हुआ था वो ऐसे घटेगा जैसे गर्मियों में तेज़ गर्मी होने से पानी सूख के मछलियाँ तड़प के मरती हैं, ऐसे उसके अंदर का सारा जहर खत्म हो गया। अब जाके पेट से जब गुर्दे पे जाएगा तो गुर्दे पे भी जो काई जमी हुई है, सूजन है, कोई भी चीज़ है, उसको काट देगा। वहाँ से टट्टी पेशाब खून को लग लग कर देगा। अब शुद्ध खून जब तिल्ली हो जाएगा और तिल्ली स्वीकार करके उसको दिल को देगी। अब दिल को फेफड़ों से ऑक्सीजन कम भी आई तो आपको तो प्योर खून आया है, वो दिमाग को सप्लाई कर देगा। दिमाग की सप्लाई से फिर हर हिस्से में खून चला जाएगा। जहाँ जहाँ पे पपीते खाए हुए का खून बन के गया है, वहाँ पे किसी भी किस्म का रोग हो ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है।
ये हो गया। जी जी। अब और देखिए आप कि आपको मसूड़े फूले हुए हैं और इतनी भयंकर दर्द हो रही है कि आपने सारे उपाय कर लिए परंतु वो ठीक नहीं हो रहा है। आप पपीता ताज़ा लाएं, उससे दूध निकाल के रुई भिगो के उस पर रख दें जहाँ पे सूजन थी। थोड़ी देर के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द भी महसूस होगा, परंतु वो 10 मिनट के अंदर अंदर वो मसूड़ा फूट जाएगा और जो उसके अंदर गंदा खून रुका था वो निकल जाएगा और मसूड़ा अपनी जगह बैठ जाएगा। जिसके दांत हिल रहे थे वो दांत भी मजबूत हो गए। इससे संबंधित एक और सवाल है। जैसे कई बुजुर्गों को हमने देखा है कि जैसे 70, 80 या 90 के उम्र में गए हो तो उनके ना आधे दांत टूट जाते हैं और आधे दांत मसूड़े के अंदर रह जाते हैं, और मसूड़ा जब भी वो कुछ खाते हैं तो वो मसूड़ा एकदम बिल्कुल फूल जाता है। तो क्या उसमें भी काम करेगा? उसमें काम करता है ना ये, इसके दूध के अंदर एक कमी है। कैसे करेगा? जब वो दूध वहाँ लगेगा तो जो उसके अंदर गंदा खून रुका था चिबाने से, वहाँ पे घाव होना नहीं। जैसे चीरा लगा के कोई चीज़ निकाली जाती है ऐसे वो गंदा खून निकल जाना और मसूड़ा अपनी जगह बैठ गया। अच्छा। अब किसी को टॉन्सिल बिगड़ जाते हैं। टॉन्सिल गले का? हाँ, पपीता खाने वाले को टॉन्सिल तो होता ही नहीं। अच्छा। और टॉन्सिल हो गया तो टॉन्सिल का दूध रुई में लगा करके, पपीते का दूध? हाँ, उस रुई को भिगो लिया अच्छी तरह सलाई पे और गले का खोल करके अच्छी तरह घुमा दिए टॉन्सिलों पे। 15-20 मिनट के अंदर अंदर पूरे का पूरा सारा काला खून ऐसे निकलता है जैसे नींबू को निचोड़ते हैं रस, ऐसे निकल जाता है और टॉन्सिल ठीक हो गए। जो डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन हो गए, बिगड़ गया, वो इससे ठीक हो जाता है। लेकिन ये बड़ा डरावना सीन हो जाएगा ना? नहीं, कोई डरावना नहीं। अगर किसी के कोई अपने तो कोई नहीं कर पाएगा मुझे लगता है। करते हैं, मैंने बहुतों को कराया है। नहीं, आपके संरक्षण में तो हो सकता है, हाँ, या वैद्य के संरक्षण में तो हो सकता है, जो जानता है। अपने करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है ये। जिसको टॉन्सिल हो जाए या थायराइड बढ़ जाए, यदि वो कच्चे पपीते की सब्जी बना के खा रहा है तो उससे भी टॉन्सिल भी और थायराइड भी खत्म हो जाता है। ये सीधा उपाय है। हाँ, ये सीधा उपाय है। और ऐसे पपीते को उबाल करके और दही के या लस्सी के अंदर उसका रायता बनाया जाए, उसमें राई, काला नमक, काली मिर्च डाल के उस रोगी को दो जिसको कोई चीज़ पचती नहीं, थोड़ी देर के बाद उल्टी करके फेंक देता है, उसकी पाचन शक्ति ठीक होगी। रायता बना के? हाँ, कच्चे पपीते को ना? कच्चे को, वो कच्चे खाता है। अब तो अभी आपने फल के बारे में बताया, इसके बीज का भी इस्तेमाल होता है क्या? जिनके शुक्राणु कम है या जिनकी औरत के पास जाने की इच्छा नहीं करती, यदि हम 5 ग्राम इसके बीज पीस करके पाउडर बना के गाय के या बकरी के दूध से सुबह और शाम को देते हैं 40 दिन लगातार, ब्रह्मचार्य का परहेज करते हैं, तो ये कहेगा मैं औरत के पास ही बैठा रहा हूँ। इतनी ताकत है इसके बीजों में। अच्छा। परंतु पक्के के बीज निकालने। हाँ, वही था, पके या कच्चे का? कच्चे का चाहिए। कच्चे के नहीं, पक्के। पके का बीज। तो पके का बीज निकाल के पहले, और हम उसको सुखा लें पहले उसको लेके कपड़े के ऊपर ऐसे मसल दो। मसलने के बाद जो उसके ऊपर जर्दी थी ऊपर, हाँ, वो निकल जाएगी। वो निकल गई। अब उसको छाया में सुखाना, 3 या 4 दिन में सूख जाते हैं। गर्मियों का मौसम हो तो 1 ही दिन में सूख जाते हैं। जी। फिर अच्छा तो यह है कि जितने आपने लेने उतने पीसने हैं, उसमें गुण ज़्यादा है। अच्छा। और मतलब एकदम पीस के रख लिया मैं किसी शीशी में कुछ भी, तो उसमें कमी आ जाती है। अच्छा, तो जितनी बार लेनी है उतनी बार पिसा जाए उसको भी? उतनी बार पीसो। कितनी बार लेनी पड़ती है? 2 बार, सुबह और शाम। अच्छा। सुबह खाली पेट लेनी है। कितने कितने बीज होने चाहिए? एक टाइम में 3 से 5 ग्राम तक ले सकते हैं। 5 ग्राम से ऊपर लेने, कम से कम 3 ग्राम, ज़्यादा ज़्यादा 5 ग्राम, चाहे 3.5 कर लें, 4 कर लें, 5 से ऊपर नहीं जाना। अच्छा। तो आज तो ऐसे
5 ग्राम का मतलब 10-12 बीज आएंगे? नहीं, 20-25 बीज होता है। 20-25 बीज के आसपास में हो जाएगा। जी जी। और ये क्या क्रीमी और उसमें हुकवर्म में भी इस्तेमाल होता है क्या? हुक वर्म को तो काटता ही पपीता है, चाहे इसको पके हुए खाएं चाहे कच्चे हुए खाएं। इसका असर पपीते का हुक वर्म का जो घोंसला होता है उसके ऊपर पड़ता है ज़्यादा। अच्छा। तो जैसे रेतली मिट्टी पानी चूस लेती है, बह नहीं देती, ये उसकी जड़ों को काट देता है, वो पखाने के रास्ते गिर जाता है घोंसला और टट्टी के द्वारा बाहर निकल जाता है वैसे। अच्छा, इसके तने का भी अगर हम देखें तो कोई उपयोग है इसका तने का? देखिए, लकड़ी तो इसके काम में आती नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो तने का अंदर का गुद्दा है, जिनको बहुत ज़्यादा सूजन है किसी भी अंग पे, उस गुद्दे को पीस करके और उसका लेप कर दो वहाँ पे जहाँ पे सूजन है, और ऊपर से डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दें, तो पट्टी करने के घंटे 1.5 घंटे बाद वो सूजन ऐसे उतरना शुरू होती है जैसे गुब्बारे में टाइट हवा भरी, छोटा छेद कर दिया, वो आस्ता 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 सिकुड़ना शुरू होता है। वो होता है जिनका हाथी पाँव होता है, फलेरिया जिसको बोलते हैं, उसमें ये काम करता है। अच्छा, कच्चे को उसी तरह से पीस के? जो आपका पेड़ गिरने वाला है, गिर गया है, अब नहीं होगा, उस पेड़ को जड़ के पास से काट लो, उसका जो अंदर का गुद्दा वो काम करेगा। तो कच्चे वाला ना? हाँ, कच्चे वाला है। कच्चे वाला को ही करना होगा ना? हाँ। एक सवाल लोग और पूछते हैं कि आयुर्वेद हो चाहे एलोपैथ हो, इन दोनों में हम देखते हैं कि बैंडेज का इस्तेमाल किया जाता है, कॉटन बैंड का, लेकिन आप अभी भी आपने बात करी है कि खाकी वाला पट्टी लगाएं जो सेलोटेप जैसा होता है। तो इसका क्या रीजन है? उसमें हवा अंदर जाती है थोड़ी बहुत, जबकि ये वैध है, बैन है ये। उसमें हवा जाती है थोड़ी बहुत, इसमें हवा नहीं जाती अंदर। अच्छा, हवा नहीं जाने के लिए आप इस्तेमाल हाँ, करते हैं? हवा जाएगी कम असर होगा, हवा नहीं जाएगी बड़ी तेजी से असर होता है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। इसके तने, इसके जड़ का भी कोई इस्तेमाल है या जड़ और तना एक ही? ऐसा है, ज़्यादातर इनकी जड़ों का तांत्रिक प्रयोग ज़्यादा किए जाते हैं। ऐसे फल से भी होते हैं, टहनी से भी होते हैं, परंतु जड़ों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। परंतु विद्या ना सिखाई जाए किसी को तो अच्छा है, ये सिखा दे तो पता नहीं कितने घर उजड़ जाएंगे। अच्छा, लेकिन तांत्रिक उपयोग है पपीते का? हाँ। तो तांत्रिक विधि आप नहीं बताना चाहेंगे एक भी? ना, गलत काम मैं कोई नहीं बता सकता। नहीं, जैसे कल्याण के लिए हो तो कल्याण वाली कुछ बता दीजिए इसमें। कल्याण का तो यही है कि जो उत्तर दिशा को जड़ गई इसकी, और आपके पास पेड़ काटने की हिम्मत नहीं है, तो उस पेड़ की जो उत्तर दिशा को गई उसकी जड़ काट के ले आओ, पेड़ सूखेगा नहीं, कोई हर्ज नहीं होगा। उस जड़ का भी आप प्रयोग कर सकते हैं तांत्रिक क्रिया में भी और अपने रोगों को मिटाने में भी। तांत्रिक क्रिया में इसमें बुत बनाया जाता है जिसके ऊपर तांत्रिक क्रिया करनी है उसका, फिर उसमें कुछ चीज़ें लगाई जाती हैं, फिर उसको या तो शमशान घाट पे दबाया जाता है या कब्रिस्तान पे दबाया जाता है। जैसे जैसे वो सड़ता वैसे वैसे उसका शरीर सड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा। जो इन क्रियाओं को करते थे, मेरी निगाह में जो आए थे उनसे मैंने छुड़वा दिया है काम, कि देखिए आज तो आप उसको दुखी करके बड़े खुशी हो रहे हैं, परंतु जब शरीर छोड़ने लगेंगे तो आपको कीड़े भी पड़ेंगे। तो अपना आखिरी टाइम देखो ना, बुरा करने वालों को लास्ट टाइम बहुत बुरा भुगतना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। मतलब ये कहा जाता ना कि जो आपने किया है वो वापस आता है, आपके कर्म वापस आते हैं। और भी कुछ जानकारी है पपीते के बारे में अगर देखा जाए तो? अब जानकारियों का ऐसा है कि यदि हम जानकारियों बताने लगे महीने बीत जाए तो भी पूरी जानकारी नहीं इसकी दे सकते। और पपीता जैसे ही हम काटते हैं उसी टाइम बीज बो देते तो इसका पेड़ बहुत अच्छा चलता है।
अच्छा, उगाने के लिए आप बताएं। हाँ, और जब इसके बीज हम किसी से मंगवा के करते हैं वो पेड़ इतना अच्छा नहीं चलता। ताज़ा बीज जो ज़मीन में जाएगा उसका पेड़ ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, और जो बीज हम सुखवा करके फिर लगाते हैं उसका पेड़ कम चलता है, कमज़ोर होता है। हाँ। तो ये कमर्शियल पॉइंट से आपने बताया है कि अगर आप बीज तुरंत पपीते से निकाल के लगाते हैं तो ये अच्छा फल देगा और फ़ायदेमंद भी रहेगा। आज पपीते के बारे में कहा भी गया है कि पपीता दीपनः पाच्यो बलवर्ण करः शुभम कृमिघ्नो ग्रंथिनाशी च बात कफ विनाशनः। यानी कि जो सारी बातें आपने बताई है कि पपीता पाचन को प्रबल करता है, बल और वीर्य को बढ़ाता है, कृमि नाशक होता है, गांठों का भी नाश करता है और बात कफ दोष को भी शांत करता है। तो पपीते में ये गुण है जिस पे कि आपका रिसर्च है और आपने इससे बहुतों का रोग आपने ठीक किया है। तो ये जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए थी, इसलिए हमने सोचा कि आज पपीते पर भी हम एक सवाल लें, एक गोष्ठी करें और ये बात आप तक पहुंचाएं ताकि आप लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अपने एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार। बाबा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।